नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विक्ट्री मेंटरशिप प्रोग्राम में स्वागत है। दोस्तों, मैं रवि रंजन और आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जल्दी से जुड़ जाएं ताकि आज की सेशन की हम लोग जो है शुरुआत कर सकें। और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस हम लोगों का चल रहा था, बायोडाइवर्सिटी। और बायोडाइवर्सिटी में हमने क्या क्या पढ़ा, उन सभी को जल्दी से हम रिवीजन कर लेते हैं। उससे पहले अगर आपने विक्ट्री मेंटरशिप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। कुछ रिवीजन कर लेते हैं। उससे पहले आप मेरे बारे में जान सकते हैं, साथ ही साथ हम स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। ठीक है, तो जैव विविधता, हमने आपके साथ जैव विविधता डिस्कस किया था, जिसमें हमने बताया था कि विभिन्न जीवों की बहुलता से, यानी कि बहुत सारे जीव जो है किसी एक स्थान पर किसी एक भौगोलिक वातावरण में पाए जाए, उसको हम बायोडाइवर्सिटी के रूप में जानते हैं। और इसको जो है संयुक्त राष्ट्र पृथ्वी सम्मेलन 1992 के द्वारा, है ना, इसमें और भी समस्त जीवों को जो है इसमें शामिल किया गया था। अंतर क्षेत्रीय हो गया, स्थलीय हो गया, सागरीय और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को जो है इसमें शामिल किया गया था। साथ ही साथ आप सभी से मैंने बताया था कि जैव विविधता सबसे पहले जो शब्द है प्रयोग किया था 1985 में वाल्टर जी है ना रेजने द्वारा। तो इन सारे बातों को ध्यान में रखेंगे, आगे चलते हैं। फिर मैंने आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करवाया था। क्वेश्चन सॉल्व करवाने के बाद मैंने आपको बताया था कि प्राकृतिक संरक्षण के लिए जो है अंतरराष्ट्रीय संघ के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई थी, उसमें 1.5 मिलियन से अधिक जंतु पाए जाते हैं और इसमें 70% से जो अधिक है वो जंतु पाए जाते हैं और 22% से अधिक जो है आपके यहाँ पे कवक, शैवाल और ब्रायोफाइट्स, ठीक है, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे मैंने ये भी आपको बताया था कि सर्वाधिक जैव विविधता अमेजन के वर्षा वनों में पाई जाती है। तो इन बातों को भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। साथ ही साथ मैंने आपको जैव विविधता का मापन, मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में डिस्कस किया था, जो कि आप सभी को याद होगा, जिसमें प्राकृतिक और जैव विविधता का मापन के लिए हमने 3 विधियों को आपके साथ डिस्कस किया था, जिसमें अल्फा विधि, बीटा विधि और विविधता और गामा, इन तीनों के बारे में हमने डिस्कस किया था। और साथ ही साथ मैंने आपको जो है इन तीनों को एक डायग्राम के माध्यम से बताने का प्रयास किया था। आई होप आप ये सारी चीजें आप सभी को समझ में आई होंगी। आगे चलते हैं। इसके साथ जो है हमने बायोडाइवर्सिटी के जो है टाइप्स बताए थे, जिसमें आनुवांशिक विविधता, प्रजातीय विविधता एग्जाम्पल के साथ हमने आपको डिस्कस किया था। साथ साथ इसमें जैव विविधता का नुकसान कैसे होता है, हर्ष कैसे दिखाई देता है, इसमें मैंने आपको बताया था कि वन विनाश, विखंडन, अत्यधिक दोहन, विदेशज प्रजातियों का आक्रमण और हस्तांतरित कृषि, ये सारी चीजें इसमें जो है शामिल की गई थी। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि जैव विविधता का उपयोग क्या हो सकते हैं, जिसमें प्राकृतिक संतुलन, पारितंत्र सेवा, सौंदर्य लाभ, मेडिसन, सांस्कृतिक लाभ, ये सारी चीजें हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। और फिर मैंने आपको बताया था बॉटनिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल पार्क, इन दोनों के बीच में मैंने अंतर आपको बताया था। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। और फिर जैव विविधता का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं, और इसके लिए कैसे 1992 में रियो डी जेनेरियो में जैव विविधता का ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ, उसमें कैसे स्व स्थान संरक्षण और बाह्य स्थान संरक्षण के बारे में डिस्कस हुआ था, उन बातों को भी हमें ध्यान में, है ना, रखने की आवश्यकता है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ मैंने बताया था कि भारत में जैव विविधता का क्या स्तर है, ठीक है, और कितने प्रतिशत जो है यहाँ पे जैव विविधता की जो है रिपोर्ट देखने को मिलती है। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे मैंने पिछली क्लास में बताई थी। साथ ही साथ मैंने आपको बताई थी कि 36 वर्ल्ड में जैव विविधता का हॉटस्पॉट है और भारत में 4 हॉटस्पॉट पाए जाते हैं, जिसमें पश्चिमी घाट, हिमालय, ठीक है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र और निकोबार द्वीप समूह, इन 4 हॉटस्पॉट के मैंने मैप के माध्यम से आपको जो है याद करवाने का प्रयास भी किया था। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया, जो कि मैं एक मैप के माध्यम से आपको हमने दिखाया भी था। ये सारी चीजें मैं आपको रिवीजन करने के लिए 2 मिनट का टाइम लेकर के इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये सारी चीजें आपको ध्यान में रहे। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड में जो बायोडाइवर्सिटी है, हॉट स्पॉट्स हैं, उसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आज के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उस पर हम अब डिस्कस करेंगे, जो आपको ध्यान से देखना है। यानी कि भारत के द्वारा जो है प्रतिनिधित्व करने वाले जैव परिक्षेत्र, उसको आपको ध्यान में रखना है और इसमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है सबसे पहले वो आपको बताता हूं। ठीक है, यानी कि भारत के द्वारा जो प्रतिनिधित्व करने वाले जो जैव परिक्षेत्र हैं, उसमें हम परिक्षेत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, संख्या इसकी 2 है और बायोम के बारे में डिस्कस करेंगे जिसकी संख्या 5 है और साथ ही साथ हम जैव भौगोलिक क्षेत्र जिसकी संख्या 10 और साथ ही साथ हम जो है इसमें जैव भौगोलिक प्रदेश जिसकी संख्या 25 है, इसके बारे में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से इसके बारे में समझिएगा। इसमें यूपीएससी के साथ साथ अन्य वनडे एग्जाम में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे परिक्षेत्र क्या होता है। परिक्षेत्र रिलिम्स, ठीक है, इसमें जो है विशाल और स्थानीय क्षेत्र जिनके भीतर जो है पारिस्थितिक तंत्र के जैविक समूह, यानी कि जैविक समूह जिसमें बायोटिक रूप से समान होते हैं। जो जैविक समूह होता है जिसमें बायोटिक रूप से समान होते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं भूगोल या जीव जंतु या जो वनस्पति होते हैं उनके लक्षण एक समान देखने को मिलते हैं। जो जियोग्राफिकल मोमेंट में जीव जंतु और वनस्पतियों के लक्षण जो है हमें समान मात्रा में देखने को मिलता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हिमालय क्षेत्र जो कि पॉलीअट्लांटिक परिदृश्य को दिखाती है और दूसरा जो है शेष उपमहाद्वीप मालय परिक्षेत्र जो कि इंडिकेट इसको जो है दिखाने का काम करती है। ठीक है, तो इसमें जो है आपको जीव जंतुओं के लक्षण और वनस्पतियों के जो लक्षण हैं एक रूपता में दिखाई देती है। ठीक है, सेकंड हम बात करेंगे बायोम्स, जो कि बायोम्स में कुछ बातों को ध्यान रखना है क्योंकि बायोम्स से अक्सर जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी कि किसी भी निश्चित जो जलवायु प्रतिरूप में रहने वाले वनस्पतियों और जंतुओं का समूह, किसका, तो यहाँ पे वनस्पतियों एवं जंतुओं का है ना, जंतुओं का यहाँ पे समूह देखने को मिलता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि बायोम स्थानीय पारितंत्र का एक प्रमुख भाग है जो कि किसी प्रदेश विशेष की जलवायु, मिट्टी, इन कारकों में जो है सामंजस्य स्थापित करके जो है जैव समुदाय विकासित करता है। सामंजस्य स्थापित करके जो है यहाँ पे जटिल जैव समुदाय जो है यहाँ पे स्थापित होता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन, ठीक है, इसको भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, उष्णकटिबंधीय शुष्क अथवा पर्णपाती वन, ये पूछा जाता है कि पर्णपाती वन कहाँ पे मिलता है, गर्म मरुस्थल और आर्द्र मरुस्थल कहाँ पे देखने को मिलता है, शंकुधारी वन कहाँ पे देखने को मिलता है और अल्पाइन घास भूमि कहाँ पे देखने को मिलता है। तो इन बातों को भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जैव भौगोलिक क्षेत्र, यानी कि जैव भौगोलिक क्षेत्र के बारे में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, इसको भी ध्यान से समझिएगा कि आखिरकार जैव भौगोलिक क्षेत्र क्या होता है। यानी कि वे क्षेत्र जहां पे जंतु और पदबों की प्रजातियां तथा वितरण में विश्व के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक पाई जाती है, वर्ल्ड में अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक पाई जाती है, जिसमें क्या जंतु हो गया, पद्म और प्रजातियां जो कि वितरण में विश्व के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक पाई जाती है और प्रत्येक क्षेत्र में वन, घास के मैदान, झील, नदियां, नम भूमि, पर्वत, ये इसके उदाहरण हैं। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। ये इसका जो है एग्जाम्पल है जो कि आपको इसको भी ध्यान में रखना होगा कि इनमें कौन कौन से क्षेत्र पाए जाते हैं। तो आपका वन है, घास के मैदान है, झील है, नदियां हैं, नम भूमि, पर्वत, यानी कि इस टाइप के इकोसिस्टम इसमें शामिल होते हैं। साथ ही साथ पौधे और प्राणियों की विविध प्रजातियां भी यहाँ पाई जाती है। साथ ही साथ इसमें पौधे और प्राणियों की विभिन्न प्रकार की यहाँ पे प्रजातियां भी पाई जाती है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। मैं एक एक करके आपको इसका एक डायग्राम के माध्यम से, एक चार्ट के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जैव विविधता के दृष्टि से भारत के 10 भौगोलिक क्षेत्र और इनके 25 भौगोलिक प्रांत में इसको हमने डिवाइड किया है। ठीक है, यानी कि जैव विविधता दृष्टि से भारत को 10 भौगोलिक क्षेत्र में
और इनको जो है 25 भौगोलिक प्रांत में इसको जो है डिवाइड किया है। उसके नाम मैं एक करके बताने का प्रयास कर रहा हूं। जो 10 भौगोलिक क्षेत्र है उसमें आपका ट्रांस हिमालय, ठीक है, हिमालय, तीसरा मरुस्थल, 4 नंबर पे अर्ध शुष्क, 5 पे पश्चिमी घाट, ठीक है, और 6 पे दक्कन प्रायद्वीपीय, और 7 पे गंगा का मैदान, 8 तटीय क्षेत्र, और 9वां पूर्वी भारत, ठीक है, उत्तर पूर्वी भारत, और 10वें पे द्वीप समूह। अगर हम इसको 25 जैव भौगोलिक प्रांत में डिवाइड कर दें तो इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल होंगे ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। 25 जैव भौगोलिक प्रांत के रूप में जो डिवाइड करते हैं, जिसमें 1 नंबर पे आपका सिक्किम, ठीक है, लद्दाख, तिब्बत का पठार, उत्तर पश्चिमी हिमालय। साथ ही साथ देखेंगे तो पश्चिमी हिमालय को भी इसमें शामिल किया गया है, मध्य हिमालय को शामिल किया गया है, पूर्वी हिमालय को शामिल किया गया है, थार है, कच्छ है, ठीक है, और साथ ही साथ पंजाब का मैदान, ठीक है, पंजाब का मैदान, और साथ ही साथ इसमें जो है आप देखेंगे तो गुजरात का जो राजपूताना का क्षेत्र है उसको भी इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे तो मालवर का मैदान हो गया, पश्चिमी आपका जो है पश्चिमी घाट पर्वत, इन सभी चीजों को जो है इसमें शामिल किया गया है। साथ ही साथ केंद्रीय उच्च भूमि, छोटा नागपुर, ठीक है, पूर्वी उच्च भूमि, और केंद्रीय पठार, दक्षिण दक्कन, ठीक है, इन सभी चीजों को शामिल किया है। ऊपरी गंगा का मैदान हो गया, निचली गंगा का मैदान हो गया, इनको भी आपको ध्यान में रखना होगा। पश्चिमी घाट हो गया, पूर्वी घाट हो गया, लक्षद्वीप हो गया, ब्रह्मपुत्रा, है ना, ब्रह्मपुत्रा आपका जो है ब्रह्मपुत्रा घाटी हो गया, ठीक है, उत्तर पूर्वी चोटियां होगी, अंडमान निकोबार। ये 25 आपके जैव भौगोलिक प्रांत हैं जिसको आप लिस्ट के माध्यम से याद कर सकते हैं, ठीक है, इसको आप लिस्ट के माध्यम से याद कर सकते हैं और एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे चलते हैं, कुछ बातों को और आपके साथ डिस्कस करते हैं, जिसमें हम बायोलॉजिकल रीजन ऑफ इंडिया को जो है, ठीक है, इसमें जो है बायोलॉजिकल रीजन ऑफ इंडिया उसको भी आप ध्यान में रखिएगा। मैप के माध्यम से मैंने बताने का प्रयास किया है, ठीक है, जो, ठीक है, इसमें देखिएगा आपका जो थोड़ा सा हल्का कलर में दिखाएगा वो ट्रांस हिमालय, ठीक है, और फिर जो सेकेंडरी नंबर है वो आपका जो है हिमालय का क्षेत्र है, और जो थर्ड नंबर पे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये आपका जो है मरुस्थल का क्षेत्र है, ठीक है, और यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, उत्तराखंड से लेकर के इधर गुजरात राजस्थान की तरफ से, तो यहाँ पे अर्ध शुष्क क्षेत्र पाया जाता है, और साथ ही साथ अगर आप इधर देखेंगे पश्चिमी घाट, तो ठीक है, यहाँ पे आपको ये क्षेत्र दिखाई देगा। साथ ही साथ आप देखेंगे तो पूरा दक्कन का पठार है, दक्कन का प्रायद्वीपीय के रूप में जाना जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, हरिद्वार से लेकर के यूपी बिहार, इधर पश्चिम बंगाल उड़ीसा, ये सारी चीजें जो है गंगा के मैदान के रूप में, और यहाँ पे आप देखेंगे तो पूरा ये तटीय क्षेत्र है, और साथ ही साथ अगर आप इधर देखेंगे तो आपका इधर जो है नॉर्थ ईस्ट का एरिया, और फिर आपका जो है ये आपका द्वीपीय क्षेत्र आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप जो है अपने कुछ भी की पॉइंट को, ठीक है, आप लोग न्यूज देखते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है, तो जो पॉइंट मिले, जो लोकेशन आप पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में, उन लोकेशन को आप मैप के माध्यम से ढूंढने का प्रयास करें। क्या होगा कि मैप के माध्यम से उस लोकेशन को सर्च करेंगे तो आसपास का एरिया के बारे में पता चलेगा, लोकेशन के बारे में पता चलेगा, नदी, झील, तालाब के बारे में पता चलेगा, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आपको वहां से मिलेगा, ठीक है। इस बातों को भी आप जो है ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में, ठीक है। ट्रांस हिमालय में क्या है कि यहाँ पे आपका जो है ट्रांस हिमालय में 5 से, है ना, 5.7% से लेकर के यहाँ पे जो है भूभाग में यहाँ पे अत्यधिक ठंडा और सूखा क्षेत्र देखने को मिलेगा। यहाँ पे, है ना, 5.7 से लेकर के यहाँ पे 5.7% से लेकर के यहाँ पे ठंडा और थोड़ा सा सूखा क्षेत्र यहाँ पे देखने को मिलेगा, और यहाँ पे जो ऊंचाई है और विषम जलवायु के कारण यहाँ पे केवल अल्पाइन प्रकार की वनस्पतियां मिलती है। अल्पाइन वनस्पतियां में कौन कौन से पेड़ पौधे मिलते हैं, तो सागौन हो गया आपका, साल हो गया, तेंदू हो गया, सुपारी, कटहल, है ना, आर्किड, फान, पतझड़ वाले वृक्ष, ये सारी चीजें देखने को मिलता है। और ये सारी चीजें कहाँ पे, तो ये आपको मिलेगा, है ना, ट्रांस हिमालय वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा।
जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है और ये पूछ भी लिया जाता है। वनडे एग्जाम में खास तौर यही पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे तो हिमालय क्षेत्र। तो हिमालय क्षेत्र आपका क्या है कि ये आपका जो है पर्वत श्रृंखला के रूप में पश्चिमी उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। ये आप जो है मैप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर से लेकर के आप यहाँ पे ट्रांस हिमालय का तो लोकेशन आपने देख ही लिया। ठीक है, और यहाँ पे जो हिमालय क्षेत्र है जम्मू कश्मीर से लेकर के यहाँ पे आपका है ना अरुणाचल प्रदेश तक ये आपका जो है फैला हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें आपका जो है भारत का कुल लगभग 7.20% एरिया कवर अप किया जाता है और ये वनस्पति के आधार पर इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वनस्पति के आधार पर हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि हिमालय क्षेत्र में है ना ऊंचाई के साथ साथ तापमान में भी कमी आती है और यहाँ पे वनस्पति देखेंगे तो उष्ण कटिबंधीय जो है टुंडा प्रकार की पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय जो है यहाँ पे टुंडा प्रकार की पाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पे कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं तो यहाँ पे स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं और यहाँ पे ब्राउन भालू देखने को मिलता है। ठीक है, तो इन बातों को भी आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मैंने इनमें 2-3 बातें आपके लिए महत्वपूर्ण बताई कि हिमालय क्षेत्र कहां से कहां तक तो पश्चिम है ना पश्चिम उत्तर भारत के है ना जम्मू कश्मीर से लेकर के आपको कहा उत्तर पूर्वी अरुणाचल प्रदेश तक फैली है और भारत कुल कितना एरिया कवर करता है तो 7.20% कवर करता है और वनस्पति के आधार पर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है तो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। और हिमालय क्षेत्र में क्या है ऊंचाई है ना ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ तापमान में यहाँ पे कमी आती है। ठीक है, और उष्ण कटिबंधीय टुंडा प्रकार की पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे कौन से जीव जंतु तो यहाँ पे हिम लेपर्ड और भूरे भालू पाए जाते हैं। इसको आप जो है ध्यान में रखिएगा। ठीक है, साथ ही साथ आगे चलेंगे तो और भी कुछ बातों को जानना है। आप लोगों को पता है इंडिया डाइजेस्ट के बारे में, मरुस्थल के बारे में पता है। तो भारत में मरुस्थल जो है लगभग 6.6% के रूप में पाया जाता है और कहा तो कच्छ तथा थार समेत भारत। ठीक है, इन 2 मरुस्थल क्षेत्र को ध्यान में रखिएगा, कच्छ और थार। ये जो है भारत के लगभग 6.6% भूभाग पर मरुस्थल पाया जाता है। इस क्षेत्र में क्या पाया जाएगा मरुस्थल है तो मरुस्थल में आपको पता है कि कटीली झाड़ियां हो गई है ना, पक्षियां और सरीसृप अनेक प्रकार की पाई जाती है जिसमें ब्लैक बक हो गया, जंगली गधे हो गए, नीलगाय हो गई, छिपकलियां हो गई, हिरन, ऊंट, ये सारी चीजें तो पाई जाएंगी ना मरुस्थलीय क्षेत्र में। और यहाँ पे अगर वनस्पति की बात करें तो नागफनी हो गया, बबूल हो गया, खेर, नुकीली है ना पत्तियों वाली घास। ठीक है, और यहाँ पे गुच्छे प्रकार का कवक भी पाया जाता है और कुछ हिमालय वन क्षेत्र में भी इसको देखने को मिलता है। तो इन बातों को भी जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा। कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो आप अपने डाउट और समस्या को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर आप सभी के मन में ख्याल आ रहा होगा कि मरुस्थल भी बता दिया, तो फिर मरुस्थल के साथ साथ और हमें किस क्षेत्र को जानने का प्रयास करना है। ठीक है, तो भाई मरुस्थल के साथ साथ जो है हम अर्ध शुष्क प्रदेश को भी जानेंगे। अर्ध शुष्क प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं तो इसमें आपका आएगा, एक मैप बनाता हूं और मैप के माध्यम से आप इसको समझने का प्रयास करिएगा। मैप पैमाने के आधार पर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, एक आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है, एक पैमाने का आधार पर नहीं होगा, इसको आप समझिएगा। सबसे पहले आप देखेंगे कि ये क्षेत्र आपका यहाँ पे पंजाब। ठीक है, पंजाब आपका, ठीक है, पंजाब के साथ साथ हरियाणा। ठीक है, लोकेशन पैमाने के आधार पे नहीं है, उसको समझिएगा बस। पंजाब हो गया, ठीक है, हरियाणा इधर मान लीजिए। ठीक है, राजस्थान का कुछ क्षेत्र मरुस्थली में है और कुछ आपका जो है अर्ध शुष्क क्षेत्र में देखने को मिलता है। गुजरात आपका हो गया। ठीक है, और ये सारे प्रांत जो है यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश भी हैं। यानी कि ये भारत में टोटल जो है 16.4% ये देखने को मिलता है। ठीक है, ये पूरे भारत में 16.4% ये आपको देखने को मिलेगा।
16.4% देखने को मिलेगा, जो कि पूरे भारत में पाया जाता है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे एशियाटिक शेर मिलते हैं, एशियाई शेर मिलते हैं, ठीक है, जो कि पेपर में पूछे जाते हैं कि एशियाई शेर जो है कहां पर मिलते हैं, ठीक है। तो ये मिलता है आपका आर्द्र शुष्क क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम वनस्पति की बात करें तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कटीले वन मिलेंगे आपको कुछ ना कुछ, और यहाँ पे मैंग्रोव एवं आर्द्र वन भी पाए जाते हैं, मैंग्रोव एवं आर्द्र वन भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो आर्द्र शुष्क के बारे में, आर्द्र शुष्क प्रदेश के बारे में हम लोगों ने ये चीजें देखी, और साथ ही साथ आप सभी को पश्चिमी घाट के बारे में भी मालूम होना चाहिए कि पश्चिमी घाट में कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती हैं, कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं, और पश्चिमी घाट का एरिया कौन कौन है ना, मैप पर इसका लोकेशन कहां पे देखने को मिलता है। तो आइए आप पश्चिमी घाट के बारे में हम आपको मैप के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ये आपका पश्चिमी घाट, ठीक है, नॉर्थन वेस्ट घाट, और इसको जो है हम बीच के हिस्से से जो है हम इसको सेंट्रल वेस्ट घाट के रूप में, और साथ ही साथ इसको जो है हम नीलगिरीज और यहाँ पे साउथर्न वेस्ट घाट के रूप में भी इसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये आपका जो है नॉर्थन वेस्ट घाट, ठीक है। साथ ही साथ आप देखेंगे थोड़ा नीचे की ओर उतरेंगे साउथ वाले पार्ट्स में, तो यहाँ पे आपको सेंट्रल वेस्टर्न घाट दिखाई देगी। साथ ही साथ आप नीचे की ओर बढ़ेंगे ना तो यहाँ पे नीलगिरी दिखाई देगी। साथ ही साथ यहाँ पे और अंतिम छोर पे आएंगे तो साउथर्न वेस्टर्न घाट आपको दिखाई देगी। अब इस क्षेत्र में कैसे वन पाए जाते हैं, आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर सब तो बता दिया, लेकिन आपने जो है वेस्टर्न घाट के में कौन कौन से वनस्पति पाए जाते हैं, कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं, वो तो आपने बताया नहीं। तो सदाबहार वन, यहाँ पे सदाबहार वन पाया जाता है, और सूक्ष्म है ना पर्णपाती वन देखने को मिलता है। ये भारत में टोटल जो है 5.8% आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। 5.8% भारत में किस क्षेत्र में ये फैला हुआ है। और जैव विविधता, ये जो है जैव विविधता के दृष्टिकोण से, जैव विविधता के दृष्टिकोण से ये अधिक संपन्न वाला क्षेत्र माना जाता है। ये जैव विविधता के क्षेत्र से जो है ये संपन्न क्षेत्र माना जाता है। और यहाँ पे आपको याद होगा, एक बात और याद होगी कि यहाँ पे हॉट स्पॉट केंद्र भी है, पश्चिमी घाट में एक आपका जो है हॉट स्पॉट केंद्र भी है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और इसमें कौन कौन से जीव जंतु, तो यहाँ पे शेर भी देखने को मिलेगा, नीलगिरी है ना, लंगूर है, टाइगर है आपका, मालवर ग्रेड हॉर्नबिल, ठीक है, गैर गोल्डन लंगूर। पेपर में पूछा गया था, यूपीएससी एग्जाम हुआ था, ठीक है 2021 में, तो ये पूछा गया था कि क्या पश्चिमी घाट में गोल्डन लंगूर पाए जाते हैं। स्टेटमेंट सीधा सीधा था कि पश्चिमी घाट में गोल्डन लंगूर पाए जाते हैं। कई लोग कंफ्यूज हो गए और सोचने लग गए कि पश्चिमी घाट में गोल्डन लंगूर क्यों, पाए तो जा सकते हैं नॉर्थ, है ना, आपका जो है नॉर्थ ईस्ट में भी पाया जाता है। कंफ्यूजन के कारण कई लोगों ने इस स्टेटमेंट को गलत कर दिया था, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि जीव जंतु जो पूछ रहा है, शेर, नीलगिरी, लंगूर, टाइगर, मालवर और ग्रेट हॉर्नबिल, ये भी आपका पूछा गया था, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछा गया था कि ग्रेट हॉर्नबिल कहां पे देखने को मिलता है, कहां पे या किस क्षेत्र में देखने को मिलता है, तो आपके पश्चिमी घाट में देखने को मिलता है, ठीक है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे इन सभी प्रजातियों के साथ साथ उभयचर प्रजातियां भी पाई जाती हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। बात करें आगे तो यहाँ पे स्थानिक प्रजातियों में लॉयन टॉल्ड मकॉक उड़ने वाली गिलहरी है। इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट तौर पर जो है ध्यान में रखिएगा, ठीक है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। उड़ने वाली गिलहरी कहां पे पाई जाती है, उड़ने वाली गिलहरी किस क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है, और उसका क्या नाम है, तो पश्चिमी घाट क्षेत्र में पाई जाती है।
और उसका जो नाम है ना, लॉयन हेल्ड मकॉक। ठीक है, ये आपका जो है पश्चिमी, है ना, ये आपका जो है पश्चिमी घाट में, वेस्टर्न घाट में पाई जाती है। और पश्चिमी घाट के संरक्षण पर भारत सरकार के द्वारा, ठीक है, क्योंकि हम काफी नुकसान पहुंचा रहे, तो पश्चिमी घाट के संरक्षण पर जो है भारत सरकार के द्वारा जो है गाडगिल समिति के द्वारा, है ना, कस्तूरिया रंगन समिति का यहाँ पे जो है कस्तूरिया रंगन समिति का यहाँ पे गठन भी किया गया था। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे 2-4 पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ हमने काफी क्षेत्र को डिस्कस कर लिया, और आप में से कई लोगों के मन में विचार आ रहा होगा कि दक्कन का प्रायद्वीपीय क्षेत्र के बारे में तो बताया नहीं, गंगा का मैदान के क्षेत्र के बारे में बताया नहीं, तो कोई बात नहीं, हम इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे देखेंगे। तो दक्कन का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, जिसमें आप लोग, ठीक है, इसमें उत्तर में आपका जो है सतपुड़ा है, पश्चिम में आपका पश्चिमी घाट हो गया, और पूर्व में आपका पूर्वी घाट से घिरा हुआ है। ये भारत में लगभग जो है 42% क्षेत्र पर फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है ना, तो यहाँ पे आपको काली एवं लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, काली मिट्टी कपास, है ना, काली मिट्टी कपास के लिए बेहतर होता है, लाल मिट्टी। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं, ठीक है, क्योंकि दक्कन प्रायद्वीपीय क्षेत्र में नदियों का भी काफी योगदान देखने को मिलता है, जिसमें आप ताप्ती को कह सकते हैं, नर्मदा कह सकते हैं, गोदावरी से घिरा हुआ, इन 3 नदियों से जो है दक्कन प्रायद्वीपीय क्षेत्र घिरा हुआ है। तो इन क्षेत्रों के बारे में आपको जो है मालूम होना चाहिए, बिल्कुल मालूम होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे कौन कौन सी वनस्पतियां पाई जाती हैं, तो यहाँ पे साल हो गया, महुआ हो गया, है ना, तेंदु हो गया, है ना, सगोन हो गया, ये सारे चीज जो है पर्णपाती वृक्ष के रूप में देखने को मिलता है। फिर उष्णकटिबंधीय वन और उष्णकटिबंधीय सूक्ष्म, है ना, सूक्ष्म वन भी यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे कौन कौन सा जीव जंतु देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा भारतीय गैंडा, हाथी, ठीक है, ब्लैक वॉक, जंगली भैंस, है ना, पारसिंगा और डियर, ये सारी चीज यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, अगर बात करें आगे, तो अब चलते हैं हम गंगा के मैदान के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीजें आपको बताई गई है, नदियां, ठीक है, दक्कन के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में जो नदियां आपको बताई गई है, उन क्षेत्रों को भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, सिंपल सा, कि दक्कन प्रायद्वीपीय क्षेत्र, ठीक है, प्रमुख नदियां जैसे कि ताप्ती, नर्मदा तथा गोदावरी नदी से घिरी हुई है। जब पता ही नहीं रहेगा, और पता ही नहीं रहेगा, तो स्टेटमेंट हम सही गलत का निर्धारण कैसे कर पाएंगे। और कई बार वन लाइनर में भी पूछ लेता है कि दक्कन प्रायद्वीपीय क्षेत्र, ठीक है, किन किन नदियों से घिरा हुआ है। ए ताप्ती कृष्णा, बी ताप्ती नर्मदा, सी गोदावरी नर्मदा, डी गंगा यमुना। सिंपल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चिंता मत करिए, क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा। ठीक है, इन बातों को भी ध्यान में रखना है कि क्या क्या पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, गंगा का मैदान की बात करते हैं अब हम लोग। ठीक है, गंगा का मैदान, है ना, आप सभी को पता होगा कि लगभग 5000, है ना, 5000 साल पहले गंगा के मैदान में बहुत सारी जो है प्रजातियां देखने को मिलती थी, बहुत सारे जो है वृक्ष प्रजातियां भी देखने को मिलती थी। ये सारी चीजें, यानी कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, वैसे वैसे पेड़ पौधों की कटाई होनी शुरू हो गई। तभी तो भारत सरकार, या चाइना का न्यूज सुना होगा आपने, जापान का न्यूज सुना होगा, कि जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए सरकार के द्वारा है ना, प्लान किया जाता है, प्लान तैयार किया जाता है कि 2 ही बच्चे अच्छे हैं। चाइना 1 बच्चा, ठीक है, जापान 1 बच्चा, है ना, तो इन बच्चों के लिए जो है नियोजन वगैरह कार्यक्रम चलाया जाता है। वैसे ही गंगा के मैदान 5 साल पहले, है ना, 5000 साल पहले बहुत हरा भरा था, संपूर्ण क्षेत्र था। लेकिन जैसे जैसे व्यवस्था डमाडोल हुई, जनसंख्या बढ़ी,
वैसे वैसे हम लोगों ने अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए, हमने अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए क्या किया, पेड़ पौधों की धनाधन कटाई शुरू कर दी, है ना। और यहां पे क्या है, रहने के लिए, पहला चीज रहने के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए हमने लकड़ियों का प्रयोग किया, खाना बनाने के लिए प्रयोग किया, ठीक है। खेती करने के लिए हमने पेड़ पौधों को तबाह कर दिया, ये समस्या, ठीक है। और आने वाले टाइम में यानी कि वर्तमान में आप देखेंगे तो गंगा के मैदान से प्राकृतिक वनस्पतियों का सफाया हो चुका है। जो हुआ करता था 5000 साल पहले, आज तो मुझे लगता है कि 1% भी वो देखने को नहीं मिलेगा, है ना। आप सभी के मन में क्या ला रहा होगा कि कट गया तो क्या हुआ, रहने के लिए घर की नीड थी। अरे भाई, जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है ना। संख्या पे कंट्रोल करो, है ना। संख्या पर कंट्रोल करोगे तो जो संसाधन हमारे सीमित हैं हम उसका अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं और आने वाले पीढ़ी के लिए सतत विकास का भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। और ये क्षेत्र जो है सबसे उर्वरक क्षेत्र था, यहाँ पे खेती वगैरह बहुत अच्छे तरीके से होती थी और प्रोडक्शन यहाँ से सबसे ज्यादा देखने को मिलता था। और यहाँ पे उर्वरकता के आधार पर हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 4 पार्ट कौन कौन से हो सकते हैं, तो इसमें भवरा हो गया, तराई हो गया, बंगर हो गया, खदा, है ना, खादर में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। और ये भारत में लगभग जो है 11%, भारत में लगभग जो है आपका 11% क्षेत्र पर ये देखने को मिलेगा। जैसे कि आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल, ये सभी क्षेत्र यहाँ पे, राजस्थान, ये सारे क्षेत्र आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सारे क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रमुख वृक्ष कौन कौन सी पाई जाती है, ठीक है। आपको पता है शीशम हो गया, अर्जुन हो गया, पीपल, बरगद, आम, नीम, ये सारी चीजें, ठीक है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं। तो आप सभी सिंपल जानते हैं, गैंडा, हाथी, ब्लैक बॉक, घड़ियाल, ठीक है, और कछुआ, ठीक है ना, कछुआ, ठीक है, और अनेक प्रकार की मछलियां। तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है जो कि आप सभी को पता होना चाहिए। सभी के मन में ये चल रहा है कि सर इतना कुछ तो बता दिया, लेकिन आप नॉर्थ ईस्ट रीजन के बारे में तो बताया नहीं आपने, आपने कोस्टल जोन के बारे में तो बताया नहीं। तो कोस्टल जोन और नॉर्थन ईस्ट, इन दोनों के बारे में भी अब डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों क्षेत्र भी अपने क्षेत्र के लिए जो है काफी महत्वपूर्ण बातों को लेकर हमें समझना है। क्योंकि यहाँ पे काफी चीज देखने को मिलता है, मैग्रो वन क्षेत्र हो गया, ये सारे क्षेत्र हम एक एक करके इसको मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। मैपिंग मैं बार बार इसलिए आपको मैप के माध्यम से बता रहा हूं ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। आप देखेंगे कोस्टल, है ना, कोस्टल जोन देखेंगे पहले, तो आप यहाँ पे देखेंगे काठियावाड़ा, काठियावाड़ा का मैदान, ठीक है, कोकड़ तटीय मैदान आप देखेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ आप इधर, ठीक है, ठीक है, तो फिर साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मालवर का तटीय क्षेत्र आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। कोरामंडल तटीय क्षेत्र हो गया, मैदान हो गया आपका यहाँ पे, और उत्तरी सिरकर मैदान, ठीक है, ये सारे जो है उत्कल तटीय मैदान, और ये आंध्रा तटीय मैदान, ये सारी चीजें जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये सारे जो जोन्स हैं इसको हम, ठीक है, इसको हम जो है कोस्टल जोन में डिवाइड करते हैं, इसको हम जो है कोस्टल जोन में डिवाइड करते हैं, ठीक है। लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसका एरिया कितना है, कितने प्रतिशत एरिया जो है इंडिया का कवर अप करता है, ठीक है। कुछ बातों को इसमें 3-4 मेन पॉइंट को जो है मैं आपको बता रहा हूं, उन चारों पॉइंट्स को जो है आप बताने का प्रयास करिएगा, ठीक है। इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि ये गुजरात के कच्छ से लेकर के पश्चिम बंगाल तक टोटल कितना एरिया कवर करता है, टोटल कितना एरिया कवर करता है। गुजरात के कच्छ से लेकर के, यहां से गुजरात के, एक मिनट रुकिएगा, गुजरात के कच्छ से लेकर के, ठीक है, और आपका जो है वेस्ट बंगाल तक टोटल कितना एरिया कवर करता है, टोटल कितना एरिया कवर करता है, टोटल कितना एरिया कवर करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि 7517 किलोमीटर एरिया आपका यहाँ पे कवर करता है।
और पूरी ये जो भूभाग का क्षेत्र है वो 2.5% एरिया कवर अप करता है। 2.5% एरिया आपका कवर करेगा, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंग्रोव वन क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पतियां भी अधिक देखने को मिलता है। कौन कौन से जंतु यहाँ पे देखने को मिलेगा, कौन कौन से जंतु देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपका घड़ियाल है, डॉल्फिन है, और यहाँ पे समुद्री गाय, यहाँ पे आपको समुद्री गाय भी देखने को मिलेगा, है ना, डिगोग, ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है, ठीक है, स्वच्छ जल में रहने वाले कछुआ, ठीक है, कछुआ और समुद्री जल में पाए जाने वाली मछलियां यहाँ पे विभिन्न प्रकार की पाई जाती हैं। साफ पानी में रहने वाले कछुआ और विभिन्न प्रकार की आपकी समुद्री जल में पाई जाने वाली मछलियां भी यहाँ पे देखने को मिलती है। और आप सभी को याद होगा कि पूर्वी तट के साथ साथ बंगाल की खाड़ी से लगे सुंदरवन में, पूर्वी तट के साथ साथ बंगाल से लगे जो है ना, बंगाल की खाड़ी के बगल में आपका सुंदरवन, ठीक है, यहाँ पे जो है रॉयल बंगाल टाइगर सबसे अधिक देखने को मिलता है। सबसे अधिक संख्या यहीं पे देखने को मिलती है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। वनडे एग्जाम हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है कि सब, ठीक है, कि आपका, है ना, रॉयल बंगाल टाइगर सबसे अधिक कहां पे पाई जाती है, कहां पे देखने को मिलती है, तो वेस्ट बंगाल, ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ बात करें हम नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात करें, तो ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में कितना प्रतिशत एरिया भारत का कवर अप करता है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में कितना प्रतिशत एरिया जो है भारत का कवर अप करता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है, यानी कि ये एरिया आपको जो है आपका 5.2% ये भारत का कवर करता है, जो कि उष्णकटिबंधीय वनस्पतियों की दृष्टि से काफी समृद्ध है। और यहाँ पे बांस हो गया, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में तो बांस की, है ना, कॉमर्शियल रूप से काफी यूज किया जाता है, उसके सामान आपको जो है मार्केट में भी देखने को मिलता है। जब इंटरनेशनल ट्रेड फेयर प्रगति मैदान पे लगता है तो ये सारी चीजें आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें अगर आपको देखना है कि इंडिया क्या है, भारत क्या है, भारत में जो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनको अगर आप एक बार देखना चाहते हैं ना, एक बार देखना चाहते हैं, तो आप प्रगति मैदान में नवंबर में लगता है ट्रेड फेयर, 14 नवंबर से लेकर के 28 नवंबर तक आप जाइए और देखिए कि भारत क्या है। मिनी भारत आपको वहां पे दिखाई देगा। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश और भारत सरकार के मंत्रालय आपको वहां पे देखने को मिलेगा। छोटा मिनी इंडिया, ठीक है, उनके कल्चर, उनकी संस्कृति, सारा चीज आप वहीं पे जाकर के देख लेंगे, समझ में आ जाएगा आपको कि क्या भारत है, ठीक है, कहीं घूमने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बांस है, चीड़ साल, ये सब है ना, सगोन, देवदार, ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई देती है, यहाँ पे ये देखने को मिलती है। और यहाँ पे घास के भी जो है काफी मैदान देखने को मिलता है। इन बातों को भी आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं भारतीय द्वीपीय क्षेत्र, ठीक है, यहाँ पे कितने द्वीप क्षेत्र पाए जाते हैं जो आवास या रहने लायक हैं, ठीक है, आवास और रहने के लायक हैं। तो भारत में जो है अगर हम द्वीपीय क्षेत्र की बात करें तो प्राकृतिक वनस्पति, है ना, प्राकृतिक वनस्पति की दृष्टि से जो है हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। और 512 द्वीप समूह है, 512 द्वीपों का समूह है, 512 द्वीप समूह। आप लोगों का 512 का नाम याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, ये है कि आपको पता होना चाहिए कि कितने द्वीप समूह हैं, जिसमें 36 द्वीप समूह ऐसे हैं जहां पे हम अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, हम वहां पे रह सकते हैं, अपने जीवन को बिता सकते हैं, ठीक है। पर याद होगा हू लाला वाले मिलेंगे आपको वहां पे, है ना, डांस करेंगे आपके साथ, ठीक है। और यहाँ पे आप जो है इन द्वीपों में जो है विश्वस्तीय रेखिया वन पाई जाती हैं। और यहाँ पे जो है इन वृक्षों पर पत्तों की घनी छतरी भी पाई जाती है, बहुत बड़े बड़े आपको जो है पत्ते देखने को मिलेंगे, बिल्कुल छतरी जैसा। वृक्षों पर बेल यहाँ पे लिपटी रहती हैं, इनको भी। और अंडमान द्वीप में जो है प्रवाल भित्तियां लगभग
ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो अंडमान द्वीप है इसमें प्रभाल भित्तियां जो है लगभग 11,000 वर्ग किलोमीटर में, और निकोबार द्वीप समूह में आपका जो है 2700 वर्ग किलोमीटर तक ये फैला हुआ होता है, जो कि आप इस मैप के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ठीक है, नॉर्थर्न अंडमान, मिडिल अंडमान और लोअर अंडमान पोर्ट विलियर कैपिटल के रूप में, और यहाँ पे जो है आप लिटिल अंडमान के रूप में जान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर निकोबार आइसलैंड को देखेंगे तो कार निकोबार, ठीक है, ट्रॉस और बॉम्को, मैंको, ठीक है, कैचुअल्स और लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार और इंदिरा पॉइंट्स। ठीक है, इन सारी चीजों को आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे प्रमुख वनस्पतियों में आप जो है स्टेमिया मैंग्रोव और यहाँ पे विशाल डिट्रोस क्रॉप्स, ये सारी चीजें आप देखने को मिलेगा। और कुछ यहाँ पे मेडिसिन वाले भी पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। ठीक है, वो तो हर एक जगह पे लगभग देखने को मिल जाता है। और अगर हम बायोडाइवर्सिटी की दृष्टिकोण से इसको देखते हैं, ठीक है, तो ये जो प्लेस है काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसमें हम कुछ प्रजातियों की बात करें जो आवास स्थल पर रहते हैं, जैसे कि आपका मोलस्क है, मकॉल है, डॉल्फिन है, मगरमच्छ है, मेगापोड है, ये सारी चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी कुछ बातों को हम ध्यान में रखते हैं। और हमें भारत में जो वनस्पति विविधता है, भारत में जो वनस्पति विविधता है उसको भी हम समझते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि ये कई बार मैचिंग के रूप में, कई बार इसको जो है ना, एक एक सिंगल पॉइंट में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम भारत में वनस्पति विविधता के बारे में पहले लेते हैं सवाल। ठीक है, ये इसमें कौन कौन से जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आप सभी के सामने मैं एक एक करके जो है शेयर करता हूं। ठीक है, इसमें जो है आपको, ठीक है, पौधे वगैरह शामिल हैं जिसमें कि क्लोरोफिल उपस्थित होते हैं। ठीक है, और इसमें जो है जड़, तना और पत्तियों के रूप में इसको जो है विभाजन के रूप में इसको हम नहीं देख सकते। इसमें हम शरीर थैलस कहलाता है और ये स्वयं पोषी होती है और ये भोजन अपना खुद बना लेती है। ठीक है, कवक है आपका, जो कि ये पौधा क्लोरोफिल की इसमें अनु अनु आपका जो है अनु जो ये पूरी तरह से उपस्थित नहीं रहती है। ठीक है, और ये हरे नहीं होते हैं। ठीक है, ये आपका जो है हरे नहीं होते हैं। ठीक है, परजीवी है और ये मृत जीवी के रूप में देखने को मिलता है, बीजाणु के द्वारा जनन करते हैं। और इसमें साथ साथ जो है आपको क्लोरोफिल देखने को नहीं मिलेगा और ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं। बैक्टीरिया है, ठीक है, इसमें बिना क्लोरोफिल के सूक्ष्म जीव जो कि एक तरीके से है ना मृत जीव के रूप में, परजीवी के रूप में देखने को मिलते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसमें जो है अधिकतर रोग कारक के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, जो कि जीवाणु लाभकारी हो सकते हैं। खास तौर पे इसमें जो है इंडस्ट्री क्षेत्र में जो दवा का निर्माण किया जाता है ना, वो यहाँ पे जो है दवा के निर्माण करने में बैक्टीरिया का यूज किया जाता है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। लाइकेन है आपका, ठीक है, लाइकेन इसमें जो है शैवाल को भी इसमें मिक्सअप किया जाता है। ठीक है, इसमें दोनों को परस्पर लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, कवक तथा शैवाल के बीच में जो है सहजीवी संबंध हमें देखने को मिलता है, और जो सहजीवी संबंध हमें देखने को मिलेगा ना, उसको हम पता है क्या कहेंगे, है ना, हेल्टोटिज्म कहेंगे, जो कि एक प्रकार से ये वायु, है ना, वायु प्रदूषण के एक अच्छे सूचक के रूप में हम इसको जान सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं। ब्रायोफोर्स है, जो कि पौधों के लिए जो है छोटे तने और साधारण पत्तियों में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। वास्तविक जड़ और इसमें जो है प्रेजेंट नहीं होती है, ये आपको नम क्षेत्र में देखने को मिलेगा। ठीक है, काई वाले एरिया में देखने को मिलेगा और लीवर बर्ड्स वाले क्षेत्र में ये देखने को मिलेगा। टेरिफॉइड, जो कि ये पूर्ण रूप से एक पौधे की तरह दिखाई देता है, जिसमें आपको जड़, तना, पत्ती भी पाई जाती है, और इसमें जो है अतिरिक्त सहवन, है ना, फूल के रूप में भी देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें टेरियोफाइट्स मतलब प्रजातियों की जो है अधिक विविधता और उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्र में ये देखने को मिलेगा। ठीक है, अनवृत्तीय बीज, इसमें जो है अनवृत्त आवरण होते हैं, यानी कि पौधे जो छिलके रहित पौधे से बीजों से पैदा होते हैं, जिसमें फूल या फल में बंद होने के साथ ये खुले होते हैं, जिसे हम कह सकते हैं साइनेक्स हो गया, पिंस हो गया,
नेटम हो गया, ये सारी चीज यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट हो अपने तो डाउट को भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत या कोई समस्या हो तो आप अपने समस्या को भी बता सकते हैं। ठीक है, आवृत बीज हो गया यानी कि छिलके और, है ना, बीजों से पैदा होने वाले पौधे, छिलके और बीजों से पैदा होने वाले पौधे। ठीक है, और पौधों की प्रजातियों में सबसे अधिक इसको डेवलप माना जाता है। हम इसके थ्रू जो है मेडिसन, बड़े वृक्ष, जलमग्न पौधे, ये सारी चीजों को देखते हैं। और साथ ही साथ आगे बढ़ेंगे तो कीट भक्षी, जो कि कीटों का भक्षण करते हैं, और पोषणहीन पौधों में पौधों के द्वारा अपनाई गई अनुकूल प्रक्रिया देखने को मिलता है, जिसमें हम पौधों को नाइट्रोजन पूर्ति के लिए मकड़ी, कीट समूह और सूक्ष्म जीवों को ये खाते हैं, अपना जीवन यापन करने के लिए खाते हैं। और इसकी जो सुरक्षा, मतलब स्ट्रक्चर है आपका, इसमें, है ना, ऐसा मान के चलिए कि ऐसा एक रहता है फूल पौधों के द्वारा, अगर उस पर कुछ चीज बैठेगा तो बिल्कुल उसको खा लेगा। ठीक है, और इसमें हम कह सकते हैं इसमें पिंचर प्लांट हो गया, वीनस फ्लाई ट्रिप हो गया, कीट पक्षी पौधे के उदाहरण हम देख सकते हैं। और जिन स्थान पर ये पौधे देखने को मिलेगा ना, जिन स्थान पर जहां जहां पे ये पौधे देखने को मिलेगा वहां पे नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। और ऐसे स्टेटमेंट यूपीएससी में पूछे जाने की संभावना है कि, ठीक है, कीट पक्षी पौधे जहां जहां पे पाए जाते हैं तो वहां पे नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो जाती है। अधिक रहेगा तो गलत हो जाएगा, वहां पे नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। और ऐसे ही छोटे छोटे स्टेटमेंट जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, पक्षियों का माइग्रेशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं और फिर उसके बाद हम जो है क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। ठीक है, तो पक्षियों का जो प्रवासन है, माइग्रेशन है, ऐसा क्यों कि एक पक्षी जो है ना, उड़ करके सर्दी में, है ना, ठंडी जगह पे पहुंच जाती है, गर्मी में गर्म जगह पे पहुंच जाती है, सॉरी, गर्मी वाले एरिया में पहुंच जाती है। यानी कि कुछ परिस्थितियां होती हैं, पक्षियों का माइग्रेशन का क्या कारण हो सकता है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अनुकूल स्थितियां प्राप्त करने के लिए, जिस स्थितियां में रहते हैं, जिस स्थिति में वो लोग रहते हैं, वो स्थिति को प्राप्त करने के लिए जो है पक्षी माइग्रेशन करती है। यानी कि, है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित अंतराल पर जो है मौसम के अनुसार वो अपने आप को माइग्रेट करती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे जैसे मौसम चेंज होगा तो जो गर्मी में आते थे, पक्षियां आते थे, वो अपने, है ना, गर्म इलाके क्षेत्र में निकल जाएंगे, और जो ठंडी वाले साइबेरियन पक्षी हैं वो आपके इस एरिया में आ जाते हैं। और माइग्रेशन छोटी दूरी से लेकर के 1000 किलोमीटर तक ये कर सकते हैं। साइबेरियन पक्षी आप देखेंगे तो दिल्ली जो ओखला इलाका है उधर देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे साइबेरियन पक्षी आते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज होता है वैसे वैसे अपने स्थान को वो चेंज करते रहते हैं। इसके पीछे हम कह सकते हैं कि आपका जलवायु अकॉर्डिंग अपनी दशाओं के हिसाब से जाते हैं। कभी कभी होता है कि भोजन की कमी की वजह से भी वो अपनी जगह को चेंज करते हैं। कभी कभी पानी की कमा, है ना, पानी की कमी की वजह से, पानी मैनेजमेंट की वजह से उनको मिल नहीं पाता सही मात्रा में, इसलिए अपने चेंज करते हैं। ठीक है, और कई बार जो है प्रजनन दशाओं की खोज के लिए, ठीक है, सुरक्षित घोंसलों की खोज के लिए ये लोग जो है अपना, पक्षी लोग जो है अपने आप को माइग्रेट करते रहते हैं। जाहिर सी बात है यार, आप लोगों को लॉकडाउन में जब रोजगार नहीं मिल रहा था तो आपने भी तो माइग्रेशन किया था ना, एक स्थान को छोड़ करके जहां पे आपको रोजी रोटी मिली थी, उस स्थान को बंद होने के बाद आप 1000 किलोमीटर पैदल जा करके, कोई बिहार, कोई यूपी, कोई एमपी, अपने अपने घर गए थे। तो ये तो पक्षी है भाई, पेट के लिए ये भी इधर उधर अपने आप को माइग्रेट कर लेते हैं, है ना। तो माइग्रेशन में कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें शीत ऋतु के प्रवासी क्षेत्र होंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया साइबेरियन हो गया, क्रेन हो गया, ग्रेटर फ्लेमिंग टील, ठीक है, नॉर्दर्न सिल्वर और गुलाबी पैल्किन, यूरेशियन कबूतर, काली पूंछ वाले। ठीक है, और जो गर्मी में आते हैं ना, उनका भी नाम आप लोग याद रखिएगा।
ठीक है, जो ठंडी में आते हैं वो तो मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है, यूरेशियन कबूतर वगैरह, काली पूंछ वाले, गॉडबीट, इसको तो मैंने बता दिया। लेकिन जो गर्मी में प्रवास करते हैं ना, इंडिया के अंदर आते हैं, उसको भी आप ध्यान में रखिएगा। एशियन कोयल हो गया, ब्लैक क्राउड हो गया, नाइट हेरन हो गया, यूरेशियन सुनहरा, है ना, ओरियल हो गया, ठीक है, नीली पूंछ वाले ईटर हो गया, ठीक है, कुकू हो गया, और नीले गला वाले ईटर हो गया। तो इन सभी चीजों को भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इन सभी पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे चीज पूछे जाने की संभावना है कि शीत ऋतु में कौन कौन से पक्षी माइग्रेट होकर के इंडिया में आते हैं, और गर्मी में कौन कौन से पक्षी जो है माइग्रेट होकर के इंडिया में आते हैं। तो ऐसी भी चीजें तो पूछ सकता है ना, ऐसे भी तो एग्जामिनर के माइंड में चलता रहता है, समझ रहे ना बाबू। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। जितने भी बातें मैंने आज की क्लास में बायोडाइवर्सिटी के साथ साथ मैंने आपको, है ना, एरियाओं को डिवाइड करके बताया है, उन सभी एरियाओं को आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। इफ एनी कोई भी डाउट, कोई भी समस्या आपको होगी तो फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, है ना, मैं उसका आंसर आपको वहीं पे बता दूंगा, ठीक है। इफ एनी और भी कोई डाउट हो तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ जाइए, ठीक है, मैं आपको वहां पे आंसर दे दूंगा, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको ये क्लास अच्छी तो लगी ही होगी, अगर अच्छी ना भी लगी हो तो सजेशन जरूर दें, ठीक है। ठीक है, इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।